दूंगा। इस समय हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ नीलेश भाई जुड़े हैं। नीलेश भाई, थैंक यू सो मच। आप इस चैनल के मेरे ख्याल से सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की और आपने हमें ज्वाइन किया। नीलेश भाई, देखिए, हमारा पूरा देश फौज के साथ है इस समय। आई एम श्योर सबके सेंटिमेंट इस समय यही इको करेंगे। सबसे पहले तो आपके थॉट्स जो हो रहा है उसके ऊपर, फिर हम मार्केट की बात करते हैं। अनुज भाई, जैसा आपने कहा, हर भारतीय आज अपनी सेना के साथ खड़ा है। इतने दशकों से पाकिस्तान घिनौनी हरकत कर रहा था और हम लोग अमन की आशा की आश लगाए हुए थे। फाइनली अब हमने उनके साथ उनकी तरह बात करना चालू किया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें एक सबक सिखाया जाए। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो लोग सबक सीख ले और इन घिनौनी हरकत से बाज आ जाए। उनमें उनका भी भला है और हमारा भी भला है। बिल्कुल। नीलेश भाई, ये एक चीज़ होती है हमेशा। हम बात करते हैं कि मार्केट में क्या एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन और नॉट, लेकिन फैक्ट ये है कि सब कुछ तो मार्केट प्राइस से नहीं कर सकता। आई थिंक मार्केट को शायद 2 दिन पहले तक ये अंदाज़ा नहीं था कि ये फुल ब्लोन वॉर हो जाएगी। अब इसको हम वॉर कहेंगे क्योंकि ये और कुछ नहीं है। अब ये एक फुल ब्लोन वॉर है। अब ये सिर्फ एक एस्केलेशन नहीं है, अब फुल ब्लोन वॉर है। और ये ऑफिशियली अभी मानना होगा कि शायद भारत पाकिस्तान के बीच की ये जो अगली वॉर है वो हुई है यहाँ पर। ऐसे में अपने पास्ट एक्सपीरियंस को अगर आप लेकर आए, एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर कैसे अप्रोच करे अब इस मार्केट को? अनुज भाई, अभी हमने परसों एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें 1962, 1965, 1971 इन तीनों युद्ध के दरमियान इकोनॉमी में, मार्केट में क्या हुआ था उसके ऊपर लिखा था। ऑब्वियसली जब फुल स्केल वॉर होती है तो सरकार को खर्चा करना पड़ता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ती है, आपकी कैपेसिटी मिलिट्री इक्विपमेंट्स के पीछे लगती है तो महंगाई भी बढ़ती है, ग्रोथ भी कम हो जाता है। एंड जाहिर है ब्याज की दरें, रुपया और इक्विटी मार्केट सबके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है। लेकिन हमारे में से किसी के पास 1971, 65 या 62 उसका कोई अनुभव नहीं है। ये किताबी ज्ञान है। हमने जो अनुभव देखा वो 1999 का कारगिल कॉन्फ्लिक्ट का था। मार्च 99 में जब भारत को पता चला कारगिल, द्रास और बटालिक के माउंटेन्स के ऊपर पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कब्जा किया है, तो मार्केट गिरने लगी। निफ्टी 1000 के ऊपर जो ट्रेड कर रहा था, 1000 के नीचे आ गया। तकरीबन 15% गिरावट हुई। उस समय भारत ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहा कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। और जब भारत ने ये रिस्ट्रेंट जाहिर की, तब लोगों को लगा कि एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट होगा, फुल स्केल वॉर नहीं होगी। उसी माहौल में मार्केट ने बढ़ना चालू किया। 3 मई 1999 को जंग की शुरुआत हुई। तब तक मार्केट ने 8% रिकवरी कर ली थी। जंग के पूरे माहौल में भारत की विक्ट्री के आसार दिख रहे थे और पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स को छोड़ दिया था। 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक मार्केट लगातार बढ़ता रहा। मुझे आज भी याद है, सोमवार की सुबह थी जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने समझौता जाहिर किया कि पाकिस्तान के जो बचे कुचे सोल्जर्स हैं वह उस माउंटेन हिल से निकल जाएंगे। युद्ध का अंत हुआ और उसके 1 साल में निफ्टी तकरीबन 20% और बढ़ गई थी। मेरे हिसाब से ये कहना उचित होगा कि अगर लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रहा कारगिल तरह का, तो शायद मार्केट में उसकी उतनी इम्पैक्ट नहीं हो। बट अगर वॉर होता है जिससे भारत के जीडीपी, महंगाई और बाकी इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आता है,
हम में पूरी काबिलियत है कि हम इस सारे फटके को सहन कर सके, बट जो एडवर्स इम्पैक्ट आएगा उसकी मार्केट में, रुपये में और ब्याज की दरों में कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए एडवर्स इफेक्ट जरूर रहेगी। नीलेश भाई, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि पिछले 5 मिनट से हम वो आपकी जो ग्राफिक्स हैं वही प्ले कर रहे हैं। आप बहुत शानदार रिपोर्ट थी, आज सुबह हमने वो पूरी रिपोर्ट प्रेजेंट भी की थी। वो कोटक म्यूचुअल फंड की वो रिपोर्ट थी कि क्या हुआ था वॉर में, लड़ाई के दौरान निफ्टी, देखिए कारगिल वॉर में लड़ाई के दौरान निफ्टी 36.6% और 1 साल के बाद 29% ऊपर था। बालाकोट स्ट्राइक में भी 1 साल के बाद निफ्टी 9% ऊपर था। उरी स्ट्राइक में भी 1 साल के बाद निफ्टी 11% ऊपर था। तो नीलेश भाई, मान के चलें कि मार्केट में कहते हैं ना, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट राइम्स। तो वो इस बार भी होने के चांसेस रहेंगे और इन्वेस्टर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। सो मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेडर हैं तो बहुत चौकन्ने रहिए। जिस तरह से हालात बदलते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं मालूम कि मैंने 11 बजे रात को कभी टीवी पे इंटरव्यू दिया हो। तो एज ए ट्रेडर आपको बिल्कुल। चौकन्ना रहना पड़ेगा, स्टॉप लॉस की जो आपका धर्म है उसका पालन करना पड़ेगा। बट अगर आप एक निवेशक है तो बेझिझक से हर करेक्शन में खरीदारी कर सकते हैं। आई एम श्योर पूरी दुनिया पाकिस्तान पे प्रेशर लगाएगी कि आप टेररिज्म को अपना उसूल नहीं बना सकते, आप हर समय विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। पिछले कई दशक से दुनिया देख रही है कैसे उन्होंने टेररिज्म को अपना उसूल बना लिया है। तो कहीं पे भारतीय मिलिट्री की सुपीरियोरिटी, कहीं पे भारतीय लीडरशिप की डिसाइसिवनेस, कहीं पे हमारे सैन्यों का शौर्यगण और कहीं पे इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान को सही रास्ता चुनने के लिए मजबूर करेगा। और उस उम्मीद पे कि यह यहां से बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं हो जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो हर करेक्शन निवेश के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। मीनवाइल बात करते करते अभी के लिए गिफ्ट निफ्टी 450 पॉइंट नीचे है। ध्यान रखिए, करीब करीब 2% अब गिफ्ट निफ्टी नीचे है। गिफ्ट निफ्टी रात को 12:30 बजे तक ट्रेड करता है, 12:30 या 11:30, आई थिंक 12:30 बजे तक ट्रेड करता है। तो इसके लिए उसके बाद सुबह 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी खुलता है। नरेश भाई, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर सकता, और एक दो इस्लामिक कंट्रीज़ को छोड़ दें तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में ऑब्वियसली थोड़ा सिंपैथी रहेगी पाकिस्तान के लिए, लेकिन भारत के साथ भी पिछले 7-8 साल में काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतार हो। तो एक आपको लग रहा है कि चांसेस बनेंगे कि पूरी तरह से एक पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर डाला जाए कि इसको बस यहीं ख़त्म किया जाए और बस अब अपने कदम वापस लें और लेट थिंग्स बी नॉर्मल अगेन? सो आज दुनिया दो जियोपॉलिटिकल इवेंट से जूझ रही है। इजराइल हमास एक तरफ है, रशिया यूक्रेन दूसरी तरफ है। ऐसे माहौल में दो न्यूक्लियर आर्म नेशन भारत और पाकिस्तान में तीसरा फ्रंट खुले, वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। सेकंड चीज, अनुज भाई, जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था तब मैंने गुजराती में एक कहावत कही थी, नाना वगरनो नाथियो ने नाथा लाल। जब आपके पास पैसा नहीं है तो लोग नाथियो नाथियो कह के बुलाते हैं, धुतकारते हैं। जब आपके पास पैसा हो तो आप सेठ नाथालाल बन जाते हैं। पहले भारत दुनिया की 12वीं 13वीं 15वीं अर्थव्यवस्था था। हमसे न किसी को कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, न कोई बहुत ज्यादा सलूकात थे। अब हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, कल तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और विश्व के टॉप 5 देशों में हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी आती है। तो जैसे जैसे आपका इकोनॉमिक पावर बढ़ेगा वैसे वैसे ही दुनिया के सारे देश आपसे अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करेगा। आज हम पाकिस्तान से तकरीबन 8 गुना बड़े हैं जीडीपी में, पर कैपिटा जीडीपी में भी उनसे काफी आगे है। तो ऑब्वियसली दुनिया के देश अपना स्वार्थ देखेंगे। उन्हें भी पता है भारत से अच्छे रिश्ते बनाने में उनके लिए अच्छा ही रहेगा।
नीलेश भाई, ये बात मैं सारी मानता हूँ। चलिए एक दो सर्कमस्टांसेस को अज्यूम करते हैं। आपकी रिपोर्ट में भी आपने वो बात कही है। मान लीजिए कि ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलती है, जैसे और खिंचती है, सपोज करिए थोड़ा लंबा। इन दैट केस मार्केट पर आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, जो उरी वाला मामला था या करगिल वाला मामला था या बालाकोट वाला मामला था, वो हफ्ते 10 दिन में निपट गया था। करगिल की लड़ाई थोड़ी लंबी चली थी ऑब्वियसली, लेकिन बाकी उसके बाद के जो 2-3 मामले थे वो बहुत जल्दी निपट गए थे। अगर ये वॉर एस्केलेट होती है, सपोज 1-2 महीने तक अगर चली, हर कोई चाहेगा ना चले, लेकिन अगर ऐसा हुआ, इन दैट केस मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है? सो अनुज भाई, भारत और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। इनके बीच में अगर लड़ाई लंबी चल गई तो कहीं ना कहीं लोगों को ये अंदेशा जरूर होगा कि क्या कोई देश न्यूक्लियर ऑप्शन यूज कर सकता है क्या। उसकी जो तबाही होगी वो इमेजिन करना मुश्किल है। तो उस प्रकार का कोई अंदेशा भी मार्केट में बड़ी करेक्शन खड़ी कर सकता है। अगर युद्ध लंबी होती है तो उसकी कैसे घटनाएं घटेगी, किसके कंट्रोल में रहेगा, वो कहना मुश्किल है। और उस अंदेशे की वजह से, उस डर की वजह से मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है। कारगिल, उरी, बालाकोट, ये सब लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए मार्केट में उसकी वजह से कोई बहुत बड़ी एडवर्स इंपैक्ट नहीं दिखी। जब डर था तब मार्केट 15% कारगिल के समय गिरा था। जैसे सर्टेनिटी आई, सारे लॉस रिकवर हो गए और ऊपर से 30% की बढ़त हुई। तो मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी से जूझता रहेगा और जैसे जैसे घटनाएं घटेगी वैसे वैसे उस घटनाओं को डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। युद्ध के माहौल में मार्केट ऑब्वियसली डिस्काउंट करना चाहेगा वर्स्ट केस रादर देन द बेस्ट केस। ओके, तो नीलेश भाई, इस समय देखिए आप, वैसे हमको एक्स पर इस समय 5,000 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लोग देख रहे हैं। नीलेश भाई, आपकी निवेशकों को एडवाइस क्या होगी? कल सुबह हम उठे और अगर आपने देखा गिफ्ट निफ्टी 500 से लेके 600 पॉइंट नीचे है, उन्हें क्या करना चाहिए? सो मेरे हिसाब से जो जो निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है वह धीरे धीरे खरीदारी कर सकता है। मार्केट अगर बहुत नीचे गिर गया है तो बेचने का मतलब नहीं। हमें तो हर करेक्शन में खरीदना है, बिकॉज हमारी फंडामेंटल ग्रोथ स्टोरी आज भी अच्छी है। ना 1962 के, न 1965 के, न 1971 के बड़े युद्धों ने हमारी इकोनॉमी को बहुत पीछे छोड़ा। एक झटका जरूर लगा, बट बाद में हम उस झटके को कवर करके आगे चलते गए हैं। तो आप करेक्शन में बेचने की जगह पे निवेश करने की सोचिए, बट सारा पैसा एक साथ मत लगा देना। यह युद्ध का माहौल है, घटनाएं घटित हो सकती है और मार्केट युद्ध के समय हमेशा वर्स्ट पॉसिबिलिटी को डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा, बेस्ट आउटकम को डिस्काउंट नहीं करेगा। तो धीरे धीरे निवेश करने का मन बनाइए। नीलेश भाई, एक चीज़ मैं कहूँ आपसे, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि शायद पहली बार लाइफ में 11:30 बजे आपने एक इंटरव्यू किया है, और मैं भी शायद पहली बार रात को 11:30 बजे स्टूडियो में हूँ। और देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, आज नींद हम में से किसी को नहीं आनी है। आज नींद हम में से किसी को नहीं आनी है। आज हम सब उठे रहने वाले हैं, और ये बिल्कुल हमारी पूरी प्रेयर्स हमारी फोर्सेस के साथ हैं। हमारी पूरी प्रेयर्स उन बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ हैं, वहाँ के नागरिकों के साथ हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे और पूरा नॉर्थ इंडिया वाला जो इलाका है, वहाँ पे जो भी लोग हैं, ऑब्वियसली उनके लिए इस समय थोड़ी सी सिचुएशन और टफ है, क्योंकि उनको इस समय थोड़ा डर भी लग रहा होगा। लेकिन खैर, हमारी आर्म फोर्सेस तैयार है हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए।
नीलेश भाई, एक दो आखिरी सवाल लूंगा आपसे, ज़्यादा टाइम आपको लेना नहीं चाहूँगा इस समय, क्योंकि काफ़ी रात हो रही है। लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो, और गिरेगा जो लग रहा है देखकर एक बार के लिए, तो कौन कौन सी थीम्स होंगी जो इस समय बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगी? एक थीम जो शायद कल नहीं गिरे वो डिफेंस रिलेटेड है। बिल्कुल, बिल्कुल। युद्ध के माहौल में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट होती है, भाव के ऊपर भी ज्यादा निगोशिएशन नहीं होता, एंड डिफेंस स्टॉक्स, डिफेंस कंपनीज, डिफेंस सेक्टर को शायद इस माहौल में फायदा हो जाए। बाकी सारे सेक्टर शायद कल नीचे खुले, जैसे आज गिफ्ट निफ्टी अंदेशा दे रही है। बट इस माहौल में अभी भी मैं यही कहूंगा कि अनसर्टेनिटी तो बनी रहेगी, बट बैक टू बेसिक जाने में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं होगी। हमें लगता है अनुज भाई, कंजम्पशन क्षेत्र एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आने वाले 24 से 30 महीनों के लिए एक हाईवे दिख रहा है। इस बजट में वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की टैक्स रिबेट निवेश टैक्स पेयर के हाथ में दी है। उसका अब ज्यादातर पैसा खर्चा होगा, सेविंग्स में शायद नहीं जाएगा। ब्याज की दरें कटी है तो ईएमआई की बर्डन कम हुई है। ज्यादातर पैसा सेविंग्स में जाएगा, बट कुछ पैसा खर्चा भी होगा। ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में 60-65 डॉलर के आसपास आ गए हैं, तो पेट्रोल डीजल प्राइस में कटौती होने की संभावना है। वह पैसा भी कंजम्पशन में लगेगा। 2027 में 8th पे कमीशन इफेक्टिव होगा, तो उसका पैसा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जेब में जाएगा। कुल मिला के टैक्स रियायत, ईएमआई बर्डन में कटौती, पोटेंशियल पेट्रोल डीजल प्राइस में कटौती और 8th पे कमीशन का पैसा, ये सारी चीजें मिला के कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस को आने वाले 24 से 30 महीनों के लिए सपोर्ट करता रहेगा। और इस करेक्शन में, इस अनसर्टेनिटी के माहौल में उस क्षेत्र में ध्यान रखना चाहिए। भाई, मेरे साथ लक्ष्मण जी और विपिन जी भी हैं, हमारे दो सीनियर एडिटर्स। आई एम श्योर कि आप की दोनों से बात हुई है। और लक्ष्मण जी तो खैर, आप जब आप शो में होते हैं एक कई बार इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ते भी रहते हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। लक्ष्मण जी बताइए, पूछिए। नीलेश जी, नीलेश सर, मुझे आपको पता है मुझे शेयर मार्केट की बहुत समझ नहीं है। अभी मैं चर्चा कर रहा था पिछले 3 घंटे से, तो बात यहाँ तक चली कि जब भारत इतना कुछ कर ही दिया है तो लगे यहाँ आप आगे तक बढ़ जाए, इस्लामाबाद सियालकोट तक पहुँच ही गए। तो अब मैं आपको देखा तो मुझे चिंता ये हो रही है कि अगर मान लिया हम वहाँ तक पहुँच जाए तो कराची स्टॉक एक्सचेंज बड़ा गिर गया है, पाकिस्तान का मार्केट का पी रेशियो बड़ा कम हो गया, तो क्या उसको मिला ही लेना चाहिए? क्या सेबी की जिम्मेदारी बढ़ा देनी चाहिए? तो लक्ष्मण भाई, हम लोग ने कभी भी पाकिस्तान को एज अ स्टॉक मार्केट देखा नहीं था। बिल्कुल। बट जब युद्ध की संभावनाएं उरी और बालाकोट के समय बढ़ने लगी, तो हम कराची स्टॉक एक्सचेंज को देखने लगे। एक मतलब आश्चर्य की बात यह है कि तकरीबन वहां की 40% कंपनी की मार्केट कैप वह फौजी रिलेटेड कंपनीज, फौजी रिलेटेड फैमिली ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो जब कराची स्टॉक एक्सचेंज गिरता है तो आप ये समझ सकते हैं कि युद्ध की संभावनाएं बढ़ती है, और जब वो ऊपर जाता है तब आप ये समझ सकते हैं कि युद्ध की संभावनाएं कम होती है। तो मतलब निवेश करने के मामले से नहीं, बट युद्ध की संभावना के मामले से हम लोग कराची स्टॉक एक्सचेंज को देखने लगे। एंड हमारी बहुत सारी कंपनियां किसी जमाने में कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी थी। इनफैक्ट हमारी एक कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जब बहुत साल पहले मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला था कि एक जमाने में ये कंपनी शुरू हुई थी महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम पे। फिर इंडिपेंडेंस के वक्त मोहम्मद वहां पे चले गए, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर या ऐसे कुछ टॉप के मिनिस्टर बने, और महिंद्रा यहाँ पे रह के महिंद्रा एंड महिंद्रा बन गई। आज हमारी सबसे दिग्गज ग्रुप में महिंद्रा एंड महिंद्रा आता है। तो उनकी कहानी भी किसी जमाने में अखंड भारत में ऐसे चालू हुई थी।
एक सवाल मेरा है आपसे, मैं विपिन बोल रहा हूँ। आपसे कई बार टीवी पे, कई बार प्रोग्राम्स में भी मुलाकात होती है, रियल एस्टेट पे भी आपसे कई बार बात हो चुकी है अलग अलग कॉन्क्लेव में। लेकिन ऐसा कहते हैं, भगवान न करे ये हो, कि वॉर्स होते हैं, बदकिस्मती वाली बात होती है, लेकिन होते तो उनका इकोनॉमी पे एक इम्पैक्ट होता है, सर्टेन टाइम वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। क्या ऐसी कोई चीज़ आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कर सकते हैं? वॉर अच्छी बात नहीं, उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी है, लेकिन कई बार वो इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छा भी कर जाता है। हमने जो देखा है कि कई बार रिसर्च के ब्रेक थ्रू, कटिंग एज इनोवेशन, कटिंग एज रिसर्च मिलिट्री के जरिए आता है। आज के इंटरनेट मिलिट्री रिसर्च की बदौलत है। आज के बहुत सारे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिलिट्री रिसर्च की बदौलत है। तो एक बार अगर देश इस दिशा पे निवेश करे कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, टेक्नोलॉजी के मामले में हमें किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, और पूरी जोर लगा दे, तो उसकी बेनिफिट शायद हमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी। एक समय था विपिन भाई, हम लोग अनाज की आयात करते थे। PL 480 के नीचे अमेरिका हमें लाल गेहूं भेजता था, और उसके जरिए हम भूखमरे से बचते थे। जब युद्ध चालू हुआ 70 के दशक में, तो अमेरिका ने वो बंद कर दिया। हमारे अभिमान पे, स्वाभिमान पे उन्होंने चोट पहुंचाई, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के जरिए हम अनाज में आत्मनिर्भर बन गए। तो जैसे 1970-71 के युद्ध ने भारत को अनाज की आयात में आत्मनिर्भर कर दिया, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर कर दिया, वैसे ही मैं चाहूंगा कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। आज हम दुनिया की जेनेरिक फार्मा मैन्युफैक्चरर है, बट हमारे पास बल्क ट्रक्स और API बनाने की कोई उतनी सारी कैपेसिटी नहीं है। 3 दशक के बाद हम पेनिसिलिन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी के मामले में इस मिलिट्री रिसर्च की वजह से, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इतना फोकस करें कि फिर कभी हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। इनफैक्ट लोग हमारी तरफ मुखातिर हो कि चलो भारत से R&D लेते हैं, भारत से टेक्नोलॉजी लेते हैं। ओके, चलिए ठीक है नीलेश भाई, वैसे ही काफ़ी क्लोज टू मिडनाइट है। एक आपसे पॉसिबली फिर आखिरी सवाल, देश के नाम आपका क्या संदेश होगा और इन्वेस्टर्स के नाम? अनुज भाई, एक ही निवेदन होगा, इस वक्त प्रोपेगेंडा बहुत चल रहा है। आप अपने देश की सरकार पे भरोसा रखिए। कल पाकिस्तान ने कहा कि हमने रफाल गिरा दिए, जबकि हकीकत ये थी कि उनके JF-17 और F-16 गिरे हुए थे। तो कहीं पे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जब आपको लगे कोई प्रोपेगेंडा फैला रहा है, कोई झूठी खबरें फैला रहा है, तब उसका आप अनुमोदन नहीं करिए, उसका विरोध करिए, उसे फटकार दीजिए और उसे समझाइए कि भाई इस माहौल में एनिमी देश की प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहा है। अपने देश के ऊपर भरोसा रख, अपने देश की सरकार के ऊपर, अपने देश के सैन्य के ऊपर भरोसा रख। एक ऐसा नागरिक बन कि सरहद पे जो जवान लड़ रहा है उसे लगे मैं अच्छे नागरिक के लिए लड़ रहा हूं। मैं अच्छा सैनिक तो नहीं बन सकता इस उम्र में, बट ऐसा नागरिक तो बन सकता हूं कि मेरे लिए लड़ने में जवान को फख्र महसूस हो। क्या बात कही नीलेश भाई आपने, सच बताऊं तो दिल को छूने वाली बात कही है आपने। और एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि नींद उड़ गई मेरी फिर ये सोचकर कि जो मैं चैन की नींद सोता हूं उसके लिए एक जवान सरहद पर लड़ता है। तो क्लियरली इस समय प्रोपेगेंडा काफ़ी चल रहा है और उस प्रोपेगेंडा से सबको बचने की ज़रूरत है। अपनी सेना पर भरोसा रखिए, अपनी सरकार पर भरोसा रखिए, और ये समय है एकदम एकजुट होने का, जो हमने देखा भी है। एक्चुअली अगर आप देखें पिछले 2-3 दिन में काफ़ी एक आप फील कर सकते हैं एक एटमॉस्फेयर काफ़ी एकता वाला। नीलेश भाई, थैंक यू सो मच, आज आपने इस समय जुड़े और इस ऐसे समय पर आपने हमसे इन सब टॉपिक पर बात की। थैंक यू सो मच। नहीं अनुज भाई, अब समय है जय हिंद कहने का। बिल्कुल, एक्चुअली बिल्कुल। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि गुड मॉर्निंग के बजाय अब हम कल शो की शुरुआत भी जय हिंद के साथ करेंगे। जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना।